विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के माध्यम से आपके सामने एक बार पुनः इंडियन पॉलिटी राज व्यवस्था से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक तथ्यों को जो आपके सामने हम रख रहे थे उसे रखने के लिए एक बार फिर से उपस्थित हैं। और विगत 3 क्लास में आपको मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ यूनिक बातें, कुछ सामान्य से अलग हटकर जो आप सामान्य प्रतियोगिता किताब में या सामान्यतः आप विभिन्न शिक्षकों के माध्यम से यूट्यूब या यदि आप ऑफलाइन क्लास करते रहे हैं तो उसमें आप जो पढ़ते सुनते रहे हैं, लिखते रहे हैं, थोड़ा सा उससे कुछ विशिष्ट ढंग से आपको विश्लेषण करने का प्रयास किया जो आपको परीक्षा में सहायता देगा। या जो विभिन्न एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है उसको ध्यान में रखते हुए वैसे प्रश्नों को आपके सामने रखा या मौलिक अधिकार और प्रस्तावना के उस पॉइंट को आपके सामने लाया जो आज के लिए, आज के दौर में ज़्यादा बेहतर या समाजीन होगा। तो विद्यार्थीगण, मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ आपको विभिन्न तथ्य विगत 3 क्लास में पढ़ा चुके हैं। आज का जो है वह एक अब सामान्य प्रक्रिया है जो हर जगह उपलब्ध है। विगत 3 क्लास में विशिष्ट तरीके से विशिष्ट भाग को आपको बतलाने का प्रयास किया और मुझे लगता है कि आपको वह बेहतर लगा होगा। और यदि उसमें कुछ कोई कमी रह गई हो तो आप अपना कमेंट जरूर देंगे ताकि अगला क्लास जब हो तो उस कमी को सुधारते हुए उसे आपके सामने रखें। क्योंकि विद्यार्थीगण, रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव 1921 में जिन्होंने विश्व भारती नामक संस्था की स्थापना किया, उनका कहना था कि जब वो छात्र थे तो पढ़ाते थे और जब शिक्षक बने तब पढ़ते हैं। क्योंकि शिक्षक को निरंतर अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। जितना आप विभिन्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न को बनाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाते हैं, उतना ही क्वेश्चन को मैं लोग भी, मेरे समान जितने शिक्षक हैं जो बेहतर से बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं वो भी अध्ययन करते हैं ताकि परीक्षा के पैटर्न में क्या परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के अनुकूल अपने को ढाला जा सके, अपने को परिवर्तित किया जा सके। और तब आपके सामने हम उपस्थित हों तो परीक्षा में जो प्रश्न दिया जाता है उसमें जो बदलाव होते रहते हैं उसे लगातार निरंतर अध्ययन के पश्चात, नाना प्रकार के एग्जाम के प्रश्न को देखने के पश्चात आपके सामने उपस्थित होते हैं ताकि उस प्रश्न को आसानी से आप कैसे हल कर सकते हैं। तो विगत क्लास में आपको मौलिक अधिकार और प्रस्तावना से मैंने जो भी तथ्य आपके सामने रखा पूर्णतः विश्लेषणात्मक तरीके से रखा, सरल तरीके से आपके सामने रखा ताकि आपको कोई कठिनाई नहीं हो। और इतना मुझे विश्वास है कि शायद आपको कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। फिर भी यदि कुछ शेष रह गया हो, कहीं कोई प्रॉब्लम रह गई हो, कोई टॉपिक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ हो तो आप अपनी कमेंट में के माध्यम से अपनी बात को मुझ तक पहुंचाएं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। जैसी आपकी समझ होगी उसी के हिसाब से आपको बतलाया जाएगा। क्योंकि किसी भी विद्यार्थी को शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की डिग्री से नहीं बल्कि शिक्षक उसे क्या देता है, शिक्षक से वह क्या सरलतापूर्वक प्राप्त कर पाता है, उससे उसका ताल्लुकात होता है। तो विद्यार्थीगण, कोई मेरे क्लास में हंसी मजाक या वो चुटकुले तो नहीं सामने आएंगे, लेकिन जो तथ्य होगा वह एक्यूरेसी के साथ होगा। जो बतला दिया जाएगा वह पूर्णतः यथार्थ होगा और आपको उससे कोई कठिनाई कभी भी नहीं होगी। तो मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ आगे का जो अध्ययन है उसे हम लोग देखते हैं। तो विगत क्लास में जो है अनुच्छेद 14 से 18 और 19 से 22 तक के बारे में आपको बतलाया जा चुका था। शायद 19 ही बतलाए थे, अभी 19 के बाद बतलाना बाकी है। तो आज आपको अनुच्छेद 20 से लेकर 32 तक के बारे में चर्चा करेंगे। और यदि कुछ समय शेष नहीं बचा तो अगले दिन उसको पूरा कर देंगे। तो सबसे पहले 19 तक तो आपको पढ़ चुके थे कि अनुच्छेद 19 के द्वारा भारत के नागरिकों को 6 अधिकार दिया गया और ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।
विद्यार्थीगण, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार वो भारतीयों और विदेशी दोनों को प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता छुआछूत का समापन, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 19 विभिन्न प्रकार की 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है ये सभी भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ये विदेशी को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 14 के बाद अनुच्छेद 20 विदेशियों को भी प्राप्त है, गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कौन सा मौलिक अधिकार गैर नागरिकों को या विदेशियों को प्राप्त है, तो अनुच्छेद 14 के बाद अनुच्छेद 20 विदेशियों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का अधिकार। आर्टिकल 20 कहता है कि अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का अधिकार। यदि आप पर आरोप लगाया गया है तो कोई भी न्यायालय आपको तब तक दोषी नहीं ठहरा सकता जब तक कि आपको अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हुआ हो। आपको अपना पक्ष रखने का, अपने को निर्दोष सिद्ध करने का, जिसे बोलते हैं दोष सिद्धि का अधिकार, अपने पक्ष में गवाह, तथ्य, सबूत को प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 20 के आधार पर। एवं अनुच्छेद 20 कहता है कि एक अपराध के लिए से सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल एक बार दंड प्राप्त करने का अधिकार, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। विद्यार्थीगण, आप लोगों को फिल्म दुनिया से काफ़ी लगाव होता है। एक अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी को लेकर एक फिल्म बना था जिसका नाम था अंधा कानून। ये अंधा कानून फिल्म इसी अनुच्छेद 20 के आधार पर जैसे एक फिल्म बनाया गया आर्टिकल 15, उसी प्रकार अनुच्छेद 20 उसका आर्टिकल 20 नाम नहीं दिया गया, लेकिन वह पूरी फिल्म का जो मूल थीम था वह अनुच्छेद 20 था, जिसमें यदि आपने फिल्म देखा होगा तो आपने पाया होगा फिल्म की जो कहानी है यथार्थ और फिल्म में बहुत अंतर होता है कि फिल्म का नायक अमिताभ बच्चन एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में सजा काटकर जेल से निकलता है और जेल से निकलने के बाद उस व्यक्ति को वह अपने सामने जीवित पाता है जिसकी हत्या के आरोप में उसे कारावास की सजा सुनाई गई थी। वह उस व्यक्ति का पीछा करता है, व्यक्ति भागते हुए न्यायालय में पहुंचता है और न्यायालय के सामने फिल्म का नायक अमिताभ बच्चन उस व्यक्ति की हत्या करता है और ये लाइन बोलता है जो अनुच्छेद 19 का है कि माननीय न्यायाधीश महोदय, इसके हत्या के आरोप में आप मुझे कोई दंड नहीं दे सकते हैं, कोई सजा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भारत का कानून कहता है कि एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा प्राप्त करने का अधिकार, और इसकी हत्या के आरोप में मैं सजा पहले ही भुगत चुका हूँ। तो अनुच्छेद 20 के आधार पर ही इस फिल्म को तैयार किया गया है, तो था अंधा कानून। तो अनुच्छेद 20 कहता है अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का अधिकार, अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए और किसी दूसरे को दोषी सिद्ध करने का अधिकार का मुख्य व्यक्ति ही दोषी है। दोष मुक्ति से, अपने को दोष मुक्ति से, अपराध से मुक्त करने का सजा एवं ये अधिकार, एवं एक अपराध के लिए सिर्फ और सिर्फ केवल एक बार दंड प्राप्त करने का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 इसे कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 आपको बतला चुके हैं। अनुच्छेद 359 कहता है कि जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब अनुच्छेद 352 के आधार पर जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब राष्ट्रपति
अनुच्छेद 20 और 21 के मौलिक अधिकार को छोड़कर शेष सभी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। अर्थात 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक, दैहिक मतलब शरीर, बॉडी, जिस्म, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अपने प्राण की सुरक्षा करना, अपना जीवन की सुरक्षा करना, अपने शरीर की सुरक्षा करना, ये नागरिकों का मौलिक अधिकार है। ये प्रकृति प्रदत्त नेचर के द्वारा दिया गया अधिकार है। प्रत्येक जीव को अपने शरीर की रक्षा करना, अपने जीवन की रक्षा करने का नेचुरल अधिकार प्राप्त है। उस नेचुरल अधिकार को संवैधानिक मान्यता अनुच्छेद 21 के द्वारा दिया गया। ये काफ़ी विस्तृत है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न न्यायिक प्रक्रिया के दौरान इसके तहत 20-21 पॉइंट बतलाया है। अगस्त 2017 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा निजता का अधिकार, गोपनीयता, प्राइवेसी का अधिकार मौलिक अधिकार है। 2005 में बनाया गया सूचना का अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह मौलिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 21 के तहत यह मौलिक अधिकार के समान है। तो अनुच्छेद 21 काफ़ी व्यापक है, ब्रॉड क्षेत्र में है। जब हम जीवन मेरा है, प्राण मेरा है, जीवन के साथ आत्मसम्मान, जीवन के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त होता है। इसलिए मानहानि करना भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। निजता का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से 9 न्यायाधीश की खंडपीठ ने बहुमत से फैसला दिया कि निजता, प्राइवेसी का अधिकार पर भी मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 के तहत स्पष्ट रूप से कहा वो मौलिक अधिकार है। किसी व्यक्ति के बारे में बिना उसकी सहमति के उसकी पारिवारिक अवस्था, उसकी आर्थिक अवस्था, उसकी सामाजिक अवस्था के बारे में जानकारी को प्राप्त करना, जानकारी इकट्ठा करना, जानकारी किसी को शेयर करना, वो मौलिक अधिकार का अवहेलना है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। निजता का अधिकार में स्त्री पुरुष संबंध, पति पत्नी का संबंध को भी शामिल किया गया है। उस व्यक्ति का पत्राचार का पता, अस्थायी पता, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, ये सब निजता का अधिकार में आता है। उसकी शारीरिक गोपनीयता बनाए रखना, वो भी निजता के अधिकार के दायरे में रखा गया है। अनुच्छेद 21 के तहत ही आपको 2018 में संघ लोक सेवा आयोग, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक प्रश्न पूछा कि किस अनुच्छेद के आधार पर नागरिकों को स्वेच्छा से विवाह करने का अधिकार है। यही है अनुच्छेद 21, क्योंकि जीवन उसका है, प्राण उसका है, आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। तो अपने जीवन को किसके संग बेहतर तरीके से वो व्यतीत कर सकता है, किसे अपना जीवन साथी, जीवन संगनी बना सकता है, वो अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। विदेश यात्रा का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसी भी नागरिकों को विदेश भ्रमण करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। देश के अंदर आंतरिक भागों में भ्रमण करने अनुच्छेद 19 देता है, तो विदेश में भ्रमण करने का अधिकार अनुच्छेद 21 उसे प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 21 काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी बृहत दायरा में इसे सर्वोच्च न्यायालय ने इसके अधिकार क्षेत्र को माना है, क्योंकि जीवन के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, आत्मसम्मान जुड़ा हुआ है। किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना है। तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, चाहे वो समाज का किसी वर्ग, किसी समुदाय का सदस्य क्यों न हो, चाहे वो कॉल गर्ल हो या तवायफ हो या मजदूर हो, श्रमिक हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके सामाजिक सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ये अनुच्छेद 21 के तहत है। तो अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। इस दोनों को छोड़कर से सभी मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रपति निलंबित
कर सकते हैं। तो ये था आपका अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 दोनों विदेशियों को भी प्राप्त है, गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 22 पर 21A, अनुच्छेद 21A 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 ईस्वी में एक अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जिसमें दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को, वहाँ जो शब्द प्रयोग किया गया है वह है निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण, क्वालिटी के साथ और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। निःशुल्क, गुणवत्ता क्वालिटी के साथ और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। ये कानून 2002 में बना, लेकिन 2002 से 2010 तक सर्व शिक्षा अभियान को चलाया गया ताकि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को 8वीं तक की शिक्षा दिया जा सके। उसके लिए परिस्थितियां को तैयार हो, और 2009 में इसके लिए एक अधिनियम तैयार हुआ और 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया। रेलवे में भी ये प्रश्न पूछा हुआ है कि सभी को शिक्षा देने का अधिकार का अधिनियम कब पास हुआ? 2019 में, 2009 में, और लागू हुआ 1 अप्रैल 2010। ये बीपीएससी तारीख पूछ चुका है कि शिक्षा का अधिकार किस तारीख से प्रभावी हुआ। तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 ईस्वी में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया और इसे अधिनियम के रूप में संसद ने 2009 में पास किया और 1 अप्रैल 2020 को लागू किया गया। अब बच्चे को शिक्षा बोझ लगता है, लेकिन शिक्षा क्या है? एक नेसेसरी बर्डन है, अनिवार्य बोझ है। तो इसमें विद्यार्थी यदि स्कूल नहीं आता है तो वहाँ शिक्षक का ये उत्तरदायित्व है उसे इस प्रकार से शिक्षा दें, मनोरंजन के माध्यम से शिक्षा दें, लेकिन वो 5वां तक के विद्यार्थी के लिए है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज का जो कंपटीशन का क्षेत्र हो गया, यहाँ भी विद्यार्थी मनोरंजन खोजता है। वो शिक्षा का है, आप एक कहानी पढ़े होंगे पंचतंत्र विष्णु शर्मा का, जिसमें एक कहानी के माध्यम से बच्चे को शिक्षित करना। लेकिन जब शिक्षा के प्रति उसमें जागरूकता आ जाती है, शिक्षा के प्रति जब समर्पण की भावना, शिक्षा के महत्व को वह समझता है, तो 14 वर्ष के बाद उसे महत्ता की समझ में आ जानी है। तो आगे की कक्षा को नहीं दिया गया है कि मनोरंजन के साथ कक्षा में हंसी मजाक और गीत फव्वारे चल, उसके लिए अलग से व्यवस्था होती है। कक्षा सिर्फ कक्षा के लिए होता है, पढ़ाई के दरमियान सिर्फ पढ़ाई। तो बच्चों के लिए है उसे मनोरंजन के साथ कहानियों के माध्यम से शिक्षा दें, ताकि शिक्षा के प्रति उसमें समर्पण की भावना आए, शिक्षा उसे रुचिकर लगे। तो रुचि के आधार पर जब आप पढ़ते हैं तो यकीनन तौर पर आप प्रतियोगिता परीक्षा में पीछे रह जाते हैं। यहाँ रुचि नहीं बल्कि आवश्यकता के आधार पर पढ़ना होगा। इच्छा और आवश्यकता में भिन्नता होती है। तो जब आप आवश्यकता को महसूस करोगे तब आपको वैसे शिक्षक पसंद आएंगे जो टू दी पॉइंट पढ़ाते हैं और बेहतर तरीके से कंसेप्ट देते हैं। तो विद्यार्थी के यहाँ पर एक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, तो पंचतंत्र की कहानियाँ क्या है? बच्चों के लिए है। वो बड़ों के लिए भी लाभदायक है। बड़ों के लाभदायक है क्योंकि यदि हम बड़े होकर के भी उस तथ्य को नहीं समझ पाए, उससे अवगत नहीं हो पाए, तो हमें उसकी ज़रूरत है। लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे के लिए था ताकि वो बेहतर शिक्षा, तो जो गुप्त काल में वो किताब लिखा गया विष्णु शर्मा के द्वारा बच्चे को शिक्षा देने का, वो आज भी उतना ही प्रभावी है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्णय में ये सुनाया है। अब चलिए अनुच्छेद 22, ये आंशिक रूप से विदेशी को प्राप्त है, पूर्ण रूपेण नहीं बल्कि आंशिक रूप से विदेशियों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 22 कहता है
कि अपने आप को गिरफ्तार किए जाने से बचाने का अधिकार, गिरफ्तारी से बचने का अधिकार। अब गिरफ्तारी से बचने का अधिकार का मतलब ये नहीं होता है कि आप पुलिस के डर से भाग जाएं। कानून आपको गिरफ्तारी से बचने के लिए कई संरचनात्मक उपाय बतलाया है। एक बहुत चर्चित उदाहरण रहा पी चिदम्बरम, जो वित्त मंत्री, गृह मंत्री रह चुके हैं। आपने देखा होगा कि जब वो उन पर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ तो कांग्रेस के मुख्यालय में आकर उन्होंने इस लाइन को बोला कि हम भाग नहीं रहे थे, हम कानून से संरक्षण की मांग कर रहे थे। वहाँ से उनकी वक्तव्य सही था, लेकिन वो हकीकत में भाग रहे थे। वो उन पर आरोप था वित्तीय अनियमितता का। उन्हें आसानी से जमानत मिल जाती, क्योंकि जमानत प्राप्त करना अनुच्छेद 22 के आधार पर नागरिकों का मौलिक अधिकार है। जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो तब तक कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है। मुकदमा कर दिए जाने से, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। अनुच्छेद 22 कहता है अपने आप को गिरफ्तार किए जाने से, तो उसके लिए अग्रिम जमानत की जरूरत थी। जब सर्वोच्च न्यायालय आपकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया, तब आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति जो एक स्वयं भी वकील थे, कानून की जानकार थे, उन्हें न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाना था और यकीनन तौर पर न्यायालय उनको उसी समय जमानत पर रिहा कर देता। लेकिन वो भागे, पुलिस प्रशासन को घर घुस कर को गिरफ्तार करना पड़ा। तो बहुत सारे काम वो ड्रामेबाजी के लिए किए जाते, उन्हें अच्छी तरह से ज्ञात थे। उनके वकील कपिल सिब्बल उनका वकील था, जो कि उनके लिए खुर्शीद आलम वकील के रूप में लड़ रहे थे, अच्छी तरह जानते थे। तो बहुत सारे राजनीतिक लाभ हानि के लिए, क्योंकि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है, तो राजनीतिक लाभ हानि कैसे प्राप्त होगा उसका अच्छी तरह से राजनीतिज्ञ थे, मालूम था कि जब पुलिस पकड़ेगी नाटकीय अंदाज में, तब अखबार के पन्नों पर चर्चा आएगा। अखबार की कहानी आपने बचपन में पढ़ा होगा, 8वां 9वां में, आज भी नेताओं में वो या आम लोगों में देखा जाता है। तो कानून उसे संरक्षण देता है, कानून उसे जमानत पर रहने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तार किए जाने से पूर्व उसके कारण को जानने, अपने वकील, परिजन, मित्र जिससे आपको बचाव की संभावना है, उससे संपर्क करने का अधिकार। आप देखते हैं कि मध्यरात्रि को भी कोर्ट खोला जाता है आतंकवादी के लिए। तो पी चिदम्बरम तो एक सामान्य प्रतिष्ठित नागरिक थे, लेकिन कोर्ट में आपने देखा कि वकील ने उनको वो कहे कि उन्होंने बोला कि मैं गृह मंत्री, वित्त मंत्री और प्रतिष्ठित नागरिक हूँ। तो कोर्ट में विपक्ष का वकील ने कहा कि जब आप न्यायालय की जमानत याचिका रद्द हो जाने के बाद भागते रहे, तो कैसे उम्मीद करें कल आप हमको सहयोग दीजिएगा। जिसके चलते उन्हें अनेक या 1 माह से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा। तो अनुच्छेद 22 कहता है अपने आप को गिरफ्तार किए जाने से बचाने का अधिकार, गिरफ्तार किए जाने पर 24 घंटा के अंदर न्यायालय में उपस्थित किए जाने का अधिकार, यह अनुच्छेद 22 के द्वारा प्राप्त है। अनुच्छेद 18 और से लेकर 22 तक आपको पूरी तरह स्पष्ट हो चुका, कोई कठिनाई नहीं रही होगी। अब देखिए 23 और 24, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 कहता है जो आम नागरिकों के लिए है, अनुच्छेद 23 कहता है कि किसी भी नागरिक को जबरन उसकी इच्छा के विपरीत, जबरन कहीं भी काम पर नहीं लगाए जाने का अधिकार। आपको मजदूरी की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, किसी को मजदूर की ज़रूरत है। हर व्यक्ति को काम करना होता है। एक DM साहब हैं तो उन्हें भी काम करना है, मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें भी काम करना है। काम तो हर व्यक्ति को करना होगा। काम एक मजदूर भी करता है, प्रधानमंत्री भी करते हैं। इकोनॉमिक्स में तो उसके लिए टर्म प्रयोग होता है वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, उसके लिए प्रयोग होता है। जो ऑफिशियल काम करते हैं, जो बौद्धिकता के आधार पर काम करते हैं, जो कलम के सिपाही होते हैं, उसे वाइट कॉलर, जो शारीरिक श्रम करते हैं उसे ब्लू कॉलर कहा जाता है। तो उसे काम तो करना हर व्यक्ति को है।
लेकिन जबरन उसकी इच्छा के विपरीत आप काम पर नहीं लगा सकते हैं। इसी में आगे कहता है मानव अंगों का व्यापार पर प्रतिबंध। शरीर के किसी भी अंग का, पार्ट का, चाहे वो ब्लड ही क्यों ना हो। आप देखते हैं ब्लड बैंक में जाते हैं डोनेट करने तो पूछता है कि वो क्यों डोनेट कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि क्रय विक्रय करना कानूनन अपराध है। शरीर का क्रय विक्रय या वेश्यागिरी जो होती है, कॉल गर्ल जिसे बोलते हैं, वहाँ शरीर का क्रय विक्रय होता है, वो भी कानूनन अपराध है। तो मनुष्य के शरीर का अंग का, शरीर के चाहे वो गुर्दा हो, आँख हो, कान हो, जो दान डोनेट होता है उसके लिए क्रय विक्रय करना कानूनन अपराध है। इसी अधिकार के आधार पर वेश्यावृत्ति को प्रतिबंधित किया गया। गुलामी प्रथा, दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी, ये तमाम को प्रतिबंधित किया गया है। तो अनुच्छेद 23 जो है आंशिक रूप से, क्योंकि विदेशियों को गिरफ्तार करने के पूर्व कारण को बताना है, लेकिन उसे गिरफ्तारी से बचने का अधिकार नहीं है, उसे कोर्ट में पहले आना होगा। तो आंशिक तौर पर ये विदेशी को प्राप्त है। अब चलिए अनुच्छेद 24 कहता है बाल श्रम का प्रतिबंध है इसमें कि 14 वर्ष तक के बच्चे को कारखाना सहित 14 वर्ष तक के बच्चे को कारखाना सहित कहीं भी कार्य पर नहीं लगाए जाने का अधिकार, चाहे वो होटल हो या गैरेज हो, रेलवे परिसर हो। उसके लिए अलग से बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में तैयार किया गया, जिसमें वह दिया गया, उसमें 18-20 पॉइंट लिखा गया कि यहाँ बच्चे को काम पर नहीं लगाना है। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को कारखाना सहित कहीं भी काम पर नहीं लगाए जाने का अधिकार, जिसमें घरेलू नौकर भी शामिल है। लेकिन माँ पिता अपने परिवार के साथ, अपने माँ पिता के साथ उसके बच्चे काम पर लगाया जा सकता है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। स्कूल टाइम के बाद, स्कूल अवधि के बाद यदि माँ पिता का कोई वर्कशॉप है, गैरेज है, होटल है, कोई दुकान प्रतिष्ठान है, तो यदि माँ पिता का दुकान है तो बच्चे स्कूल टाइम के बाद उस वर्कशॉप में काम कर सकता है, घर में काम कर सकता है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपके घर में कोई छोटा भाई, भतीजा, भगना, भगनी है, आपने मांगा पानी दो तो नहीं कर सकता है चाचा तो अभी 14 वर्ष उम्र नहीं हुआ है, तो वहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है। घरेलू तौर पर काम कर सकते हैं, माँ पिता के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन स्कूल टाइम के बाद उसे नौकर के रूप में, पारिश्रमिक के रूप में, वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को कारखाना में कार्य पर नहीं लगाया जाना है। तो ये आपका अनुच्छेद, तो ये 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये पूरी तरह आपका स्पष्ट हो चुका होगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं रही होगी। और अब लगता है समय भी पूरा होने को है यूट्यूब पर के आधार पर, तो विद्यार्थीगण शेष आपको अगले दिन बतलाया जाएगा। आगे ध्यान देना है कि आपको कैसा लगा, अपना कमेंट आप जरूर देंगे, लाइक जरूर करेंगे, अपने लाभान्वित हो रहे हैं अन्य विद्यार्थी को भी इसका लाभ मिले, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करें। तो विभिन्न प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में होता है वो आपको हमसे बेहतर पता है, वो करें ताकि आप भी लाभान्वित हों, उसका लाभ मुझे भी मिले, संस्था को भी मिले, हर लोग जो हैं लाभान्वित हों। आज इतना ही, धन्यवाद।